प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम लोग इसके पहले कौशल के संबंध में चर्चा कर रहे थे। इसमें प्रश्न कौशल की बात हो गई है, प्रस्तावना कौशल की बात हो गई है, श्यामपट्ट कौशल की बात हो गई है, अनुशीलन या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल की बात हो गई है। आज का जो हमारा विषय है वो है व्याख्यान कौशल, यानी व्याख्या कौशल। लेक्चर स्किल क्या होता है? तो ये जो लेक्चर स्किल है, जो व्याख्यान विधि है या व्याख्यान कौशल है, ये कोई नई विधि नहीं है। इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से शिक्षण में होता रहा है या प्राचीन काल से शिक्षण में लाया जाता रहा है। वैदिक काल में गुरुकुल में या आश्रम में ये या शिक्षा केंद्रों पर गुरु शिष्य या अथवा आचार्य इस विधि का प्रयोग अपने शिक्षण में करते रहे हैं। इसीलिए इसे परंपरागत शिक्षण विधि भी कहते हैं। परंपरागत शिक्षण विधि का मतलब शुरुआत से चली आ रही विधि से है। आप जानते हैं कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं, एक वक्ता, एक ध्रुव पे वक्ता, दूसरे पे श्रोता। एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व जो टीचर होता है, दूसरा अल्प विकसित व्यक्तित्व जो विद्यार्थी होता है। तो ये व्याख्यान के द्वारा ही प्राचीन काल में भी गुरु अपने शिष्यों को विद्या देते थे। आज भी ये विधि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि मध्यकाल में इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो यूरोप में हुआ और वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में ये एक लोकप्रिय विधि है। अब व्याख्यान की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? जो व्याख्यान विधि है इसकी सफलता विषय वस्तु के चयन पर निर्भर करती है कि आप विषय वस्तु का चयन कैसे करते हैं। विषय पर शिक्षक के अधिकार की जो है वो अधिकार निर्भर करता है कि विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार कैसा है, कितना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल शिक्षक का कैसे है, किस तरह से। जब तक विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार नहीं होगा तब तक वो अच्छी व्याख्या नहीं दे सकता है, अपने विद्यार्थियों को प्रभावित नहीं कर सकता है, पीछे बेंच पर बैठे हुए लर्नर को अपनी बात नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है व्याख्यान कौशल के लिए। और जो तीसरा है वो चयनित विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग। जो विषय वस्तु आप प्रस्तुत कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों के सामने, वो किस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी व्याख्यान कौशल की सफलता पर निर्भर करता है। तो थॉमस ने एक चीज़ कहा है कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझें। यानी शिक्षक ये चाहता है कि जो उसको सुन रहे हैं वो उसके व्याख्यान को समझें भी। विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। शिक्षक की पर्सनालिटी जैसी होती है, उचित आवाज़, आत्मविश्वास या जो है प्रभावी पर्सनालिटी, ये शिक्षक के लिए आवश्यक है। अब आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, पीछे बेंच पे सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो लड़का आपका चित्र बना रहा है, क्या कीजिएगा आप कक्षा अनुशासन सही नहीं रहेगा आपका। शिक्षक की पर्सनालिटी पर आधी शिक्षण व्यवस्था की सफलता निर्भर करती है। ये ठीक है, लेकिन कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि ये विधि शिक्षक केंद्रित होने के कारण उपयुक्त नहीं है। यानी इसको लोग शिक्षक केंद्रित विधि भी मानते हैं, अध्यापक केंद्रित विधि है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि अध्यापक केंद्रित। ये इसका एक पहलू है अध्यापक केंद्रित मानने वालों का। इसका दूसरा पहलू जो है कि अगर उस पर हम दृष्टिपात करें, उस पर हम देखें, तो हमें पाते हैं कि शिक्षण की किसी भी विधि में ये विधि संपूर्ण भारत में लोकप्रिय है, क्योंकि क्रियात्मक कार्य कराने से पहले किसी भी तथ्य का स्पष्टीकरण व्याख्या के द्वारा ही किया जाता है। छात्र निष्क्रिय श्रोता बना बैठा रहता है। ये दोष शिक्षक का है, विधि का नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि ये अध्यापक की केंद्रित विधि है, अध्यापक बोलता रहता है, शिक्षक निष्क्रिय है, नहीं छात्र निष्क्रिय है, नहीं सुनता है, तो ये विधि का दोष नहीं है। अगर हम व्याख्यान दे रहे हैं और हमारा विद्यार्थी उस व्याख्यान को नहीं सुन रहा है तो ये इस विधि का दोष नहीं है, मेरा दोष है कि हम उस विधि के अनुसार
अपने विद्यार्थियों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी है, ये इस विधि की कमजोरी नहीं है। ये बात स्वतः स्पष्ट है कि किसी भी चीज़ आप क्रियात्मक कार्य करा रहे हैं, हम लोग लेसन प्लानिंग कराते हैं, तो लेसन प्लानिंग के पहले हम बताते हैं कि लेसन प्लान क्या है बच्चों को, या कौशल आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए स्किल है ये, तो पहले स्किल होता क्या है इसके बारे में चर्चा हो गई है कि शिक्षण कौशल किसे कहते हैं, इसकी क्यों आवश्यकता है, उसके बाद हम शिक्षण कौशल आपको बता रहे हैं। तो ऐसे ही ये विधि है, इस विधि का दोष नहीं है, बल्कि दोष हमारा है। अगर विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, श्रोता निष्क्रिय रहता है, कोई वक्ता बोल रहा है, कोई श्रोता निष्क्रिय है, नहीं सुन रहा है, तो वो इस विधि का दोष नहीं है, बल्कि उस वक्ता का दोष है, वो अपनी बात से प्रभावित नहीं कर पा रहा है, तब ना वो एक तरह से निष्क्रिय बन के बैठा हुआ है। तो ये स्थिति, इसका प्रयोग शिक्षक छात्रों को सक्रिय करने हेतु भी करता है। वह अपने व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछकर शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा अर्थात विभिन्न प्रयत्नों के द्वारा छात्रों को सक्रिय बनाता है। अब वो कैसे सक्रिय बनाता है, ये टीचर इज ए क्रिएचर ऑफ लर्निंग सिचुएशन, शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माता शिक्षक होता है। तो आप वो जो है कैसे उसको सक्रिय करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। जबकि दूसरे पहलू पर हम बात करते हैं तो यहाँ ये देखा जाता है कि इसमें छात्र को भी सक्रिय रहना होता है और शिक्षक को भी सक्रिय रहना होता है। शिक्षण इस कौशल के द्वारा सूक्ष्म एवं क्लिष्ट विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाता है। जो शिक्षक होता है वो व्याख्यान कौशल के माध्यम से शिक्षण को बहुत सरल बोधगम्य, यानी बोधगम्य मतलब लड़के उसको सीख सके इस लायक बनाता है। हमने आपको बताया कि शिक्षक के जो 4 गुण होते हैं, समता, ममता, क्षमता और नम्रता, तो ये क्षमता की बात आती है। जब तक क्षमता नहीं होगी आप अच्छा शिक्षण नहीं कर पाइएगा। आपको विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, विषय वस्तु पर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, तभी आप अच्छा शिक्षण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षक इस कौशल के द्वारा विषय सामग्री के संपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध करके एवं व्यवस्थित करके एक छात्रों के सम्मुख एक सुसंबद्ध तरीके से एक शाब्दिक चित्र खींचता है शब्दों के माध्यम से। ये विधि सभी स्तरों पर काम में लाई जाती है। प्रत्येक विषय में इसका प्रयोग किया जाता है। हर विषय में ये उपयोगी है। हर विषय की कठिनता को एक सरलतम रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका है। हाँ, केवल छोटी आयु अथवा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी नहीं है, उसमें संपर्क कौशल ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो अतः शिक्षक इस कौशल के द्वारा विषय सामग्री के संपूर्ण तथ्यों को सही ढंग से अपने विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और ये एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। व्याख्यान को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर जोशी ने लिखा है कि किसी घटना, संप्रत्यय, सिद्धांत अथवा तथ्य को किसी व्यक्ति को समझाने की दृष्टि से परस्पर संबंधित कथनों का प्रयोग करना पड़ता है, वही व्याख्या है। तो अब आप व्याख्या की बात करते हैं। अगर इसका इस प्रकार व्याख्या का उद्देश्य विषय वस्तु की गूढ़ता को समाप्त कर उसे सरल एवं बोधगम्य बनाना, जिससे व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। शिक्षण कार्य बिना व्याख्या के असंभव है। अगर व्याख्या नहीं करते तो शिक्षण कार्य संभव नहीं है। शिक्षण में शिक्षक का अधिकांश समय व्याख्या में व्यतीत होता है। भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही घटना की व्याख्या भिन्न भिन्न तरह से कर सकते हैं या करते हैं। ये सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की व्याख्या करने की योग्यता और क्षमता अलग अलग होती है। आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, ऐसे ही सब शिक्षक बराबर हैं, सबकी योग्यता और क्षमता अलग अलग होती है व्याख्या करने की। यही कारण है कि एक ही घटना को भिन्न भिन्न शिक्षक भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। अब व्याख्यान का प्रयोग कब किया जाता है? प्रेरणा देने हेतु किया जाता है या क्यों किया जाता है, या जो है व्याख्यान का प्रयोग कब और कैसे किया जाए, किन बिंदुओं से स्पष्ट होता है। तो ये प्रेरणा देने के लिए किया जाता है, विषय वस्तु को संक्षिप्तीकरण के लिए किया जाता है, या व्याख्यान को व्याख्या अथवा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि समय की बचत के लिए किया जाता है। कोई चीज़ है सरल, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह सकते हैं आप, या अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, गृह कार्य करने के लिए किया जाता है। अब हम अगर
और चर्चा करें तो व्याख्यान के गुण, इस पर हम कल चर्चा करेंगे कि व्याख्यान के गुण कौन कौन से होते हैं। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि व्याख्यान कौशल शिक्षण विधि का जान माना जाता है, हार्ट होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है, विषय वस्तु को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।